हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। प्रोटोजोआ शब्द आते ही हम एक लाइन में इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक यानी जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स में सबसे पहला जो फाइलम आता है नॉन कॉर्डेटा का, वो है प्रोटोजोआ। तो ये टॉपिक है अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। ये यूनिसेलुलर है लेकिन इनका आर्थिक महत्व बहुत है और इसके आर्थिक महत्व को दो कैटेगरी में हमने बांटा है। एक कैटेगरी हम लेते हैं बेनिफिशियल प्रोटोजोआ। बेनिफिशियल यानी लाभदायक प्रोटोजोआ कौन से हैं, और दूसरी कैटेगरी हम लेंगे हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो ये जो यूट्यूब है मेरी, इसमें एक तो बड़ा प्रश्न आपका कवर होता है, वो होगा टोटल अगर पूछा जाता है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। ठीक है, उसमें हम दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल। और इनके बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच बीच में से कई क्वेश्चंस बनते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, वो बीच में से कई प्रकार के बनेंगे, जो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे मैं उसमें से आपको बताती जाऊंगी। तो जैसे मैंने बताया, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, बेनिफिशियल प्रोटोजोआ और दूसरा क्या है, हार्मफुल प्रोटोजोआ। बेनिफिशियल यानी इस प्रकार के प्रोटोजोआ जो जिनसे हमें लाभ होता है, और हार्मफुल प्रोटोजोआ जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो इसे ध्यान से सुने। केवल ऐसा ना देखें कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हमें समझ में नहीं आएगा, या हमारे ऊपर से जाएगा, या मुश्किल है। इसके अंदर मैंने लैंग्वेज को अवॉइड किया है, केवल पॉइंट्स और एग्जाम्पल डाले हैं। तो पॉइंट्स और एग्जाम्पल आपको जहां तक हो सके इंग्लिश में ही यूज करने हैं। वो एक इंप्रेसिव भी रहेगा, प्लस आपके खुद के लिए भी। अभी ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो आगे आपको भी जो है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आगे एमएससी भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में करते हो, साइंस के किसी भी फील्ड में करते हो, तो मीडियम इंग्लिश जो है वो अनिवार्य होगा आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे, एकदम से चेंज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक सुने, तो आपको इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी। हम पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका? हेल्पफुल इन सैनिटेशन। स्वच्छता यानी जल को स्वच्छ करने में हेल्प करते हैं कुछ प्रोटोजोआ। हेल्पफुल इन सैनिटेशन। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं जो जल का शुद्धिकरण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सम होलोजोइक प्रोटोजोआ। कुछ सर्वभोजी। सर्वभोजी मतलब क्या है? जो पूरे के पूरे किसी जीव को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रोटोजोआ हैं, वो प्रोटोजोआ पानी में पाए जाने वाले हानिकारक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और हानिकारक जो इनसे भी छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनको पूरा का पूरा क्या करते हैं? होलोजोइक, पूरा का पूरा अंदर इनगल्फ करते हैं, अंदर ले लेते हैं अपने, और उनका जो है पाचन करते हैं। इस प्रकार से पानी में से वो जो है अशुद्ध करने वाले जीवाणु का भक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो पानी का क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं पानी को बाकी जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं पानी वाले, तो उनके लिए वो पानी को ज्यादा उपयोगी बना रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन सैनिटेशन, जिसमें हम एग्जांपल हमें केवल क्या लिखना है? सम होलोजोइक प्रोटोजोआ। कुछ सर्वभोजी प्रोटोजोआ जो पानी को शुद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जीवाणुओं का भक्षण करके। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन का निर्माण कौन कर रहा है? भोजन के निर्माण के लिए जैसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। तो उत्पादक में हम किसको मानते हैं? जो
सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? केमिकल एनर्जी में, यानी जो सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और उनमें हम मुख्य रूप से किसका एग्जांपल देते हैं? प्लांट्स का। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब हमें इसमें इसका एग्जांपल स्पेशली लिखना है, जैसे डाईएटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। डाईएटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो ये जो है जल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं और ये लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। लार्जेस्ट, सबसे बड़े प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या क्षमता होती है? ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। पूरे जो कार्बनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं तो उनका 75% से लेकर के 95% तक कार्बनिक फूड प्रोड्यूसर्स जो हैं ये क्या कौन है? डाईएटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, यानी कुछ ऑटोट्रॉफिक प्रोटोजोआ, ठीक है। टोटल जो कार्बनिक फूड प्रोड्यूसर्स हैं तो उनमें से मुख्य कौन से हैं? डाईएटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ फूड में डाईएटम एंड डायनोफ्लैजिलेट्स लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और पूरा जो कार्बनिक फूड प्रेजेंट है पृथ्वी पर उसका 75% से लेकर 95% तक बनाया किसके द्वारा जाता है? ये इन प्रोटोजोन्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड बेनिफिट, एसोसिएशन ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला की कड़ी। खाद्य श्रृंखला की कड़ी। खाद्य श्रृंखला की कड़ी किस प्रकार से है? एक्वेटिक प्रोटोजोआ जो है, जो जलीय जीव में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ, जो जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ है, वो जो है वो किसके द्वारा भोजन के रूप में लिए जाते हैं? पानी में जो इंसेक्ट हैं उनके कुछ लार्वा, इंसेक्ट के कुछ लार्वा इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या कुछ क्रस्टेशियंस जो है वो एक्वेटिक प्रोटोजोआ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या वॉर्म है वो एक्वेटिक प्रोटोजोआ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? एक्वेटिक प्रोटोजोआ, ये एरो यानी ये किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? या तो लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर, या कुछ क्रस्टेशियंस जो पानी में है, या पानी में पाए जाने वाले वॉर्म इन प्रोटोजोआ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब लार्वा ऑफ इंसेक्ट या क्रस्टेशिया या वॉर्म, इसको कौन लेता है भोजन के रूप में? पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स, यानी कुछ फिशेस हैं, मछलियां हैं, या कुछ मोलस्का के सदस्य हैं जैसे स्नेल्स हैं, तो वो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये जो फिशेस या जो मोलस्का हैं इनको कौन ले सकता है भोजन के रूप में? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो कुछ मछलियों को भोजन के रूप में लेते हैं, या मोलस्का स्नेल को भोजन के रूप में लेते हैं, या प्रॉन वगैरह को भी भोजन के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के लिए भी फूड सोर्स बनता है क्या? प्रोटोजोआ। तो हम कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला की कड़ी है प्रोटोजोआ। इसके अलावा हमने जैसे शुरू में ही पढ़ा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कुछ प्रोटोजोआ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के बाद में क्या आएगा? कंज्यूमर्स। और कुछ जैसे हम ये फूड चेन हमने बता दी, एक्वेटिक प्रोटोजोआ किसके द्वारा दिया जा रहा है? लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स या क्रस्टेशिया या वॉर्म, इनको भोजन के रूप में लिया जाता है फिशेस या मोलस्का के द्वारा, और इनको भोजन के रूप में लिया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो इस तरह से एक क्या बनी है? फूड चेन। तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स फूड चेन का पार्ट है प्रोटोजोआ। यहाँ जैसे सम आर प्रोड्यूसर्स, जैसे हमने ऊपर लिखा डाईएटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, इसी तरह से प्रोड्यूसर्स में आते हैं यूग्लिना और प्रोड्यूसर्स में आता है वॉल्वॉक्स। यूग्लिना और वॉल्वॉक्स, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। फिर हम लेते हैं सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स, सहजीवी प्रोटोजोआ। सहजीवी मतलब ऐसे सदस्य जो साथ साथ जीवन बिताते हैं और जो दोनों
दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ हैं जो पूरी तरह से किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है, और जिनके ऊपर वो आश्रित हैं वो पूरी तरह से उन प्रोटोजोआ पर आश्रित है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे, डिस्क्राइब हम कर सकते हैं बाद में। एग्जाम्पल में हमने लिया है कोलोनिम्फा, कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा जो प्रोटोजोआ हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि सहजीवन बिताते हैं किसके साथ में? टर्माइट, वुडरॉच, टेरिडो। यानी कुछ दीमक है, वुडरॉच और टेरिडो। अब यहाँ आप देखिए, टर्माइट, वुडरॉच और टेरिडो का मुख्य भोजन होता है क्या? लकड़ी। और लकड़ी मुख्य भोजन है, यानी कि प्लांट सेल हुए। अब प्लांट सेल है मतलब प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो इसका मुख्य भोजन क्या है? वुड है, लकड़ी है, जिसकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल किसकी बनी? सेलुलोज की। लेकिन इनके अंदर सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको आवश्यकता होती है कि इनकी विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ, कोलोनिम्फा या ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, इनकी। तो कोलोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा टर्माइट, वुडरॉच और टेरिडो की आहार नाल में रहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल, इनकी कहाँ रहते हैं? आहार नाल में रहते हैं। तो जिससे ये जो भोजन ग्रहण कर रहा है, लकड़ी भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको पचाने के लिए, इनको सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं कोलोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा के द्वारा। ठीक है, तो इनका भोजन का पाचन तभी होगा जब इनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होंगे। और इनको क्या लाभ मिल रहा है? कोलोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा को इनको आवास मिल रहा है उसके एलिमेंट्री कैनाल में, और वहां से इसको भोजन भी मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। तो हम एग्जाम्पल यहाँ क्या है? कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी है किसके साथ में? टर्माइट, दीमक, वुडरॉच और टेरिडो के साथ में। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ है। अब हम लेते हैं कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जिनका आर्थिक महत्व है। किस प्रकार से आर्थिक महत्व है इनका? कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके बाहर कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का कवच होता है। ये साइज में छोटे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, साइज में छोटे हैं, और इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का कवच है। एग्जाम्पल हम साथ में लें, जैसे फोरएमिनिफेरस। मैं थोड़ा संधि विच्छेद कर देती हूँ ताकि नाम याद रखने में आसानी हो। फोरएमिनिफेरिडा, फोरएमिनिफेरिडा, रेडियोलेरिया और हेलिजोआ, हेलिजोआ। फोरएमिनिफेरिडा, रेडियोलेरिया और हेलिजोआ। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रोटोजोआ हैं जिनके बाहर कवच पाया जाता है, और ये समुद्र में है। जब ये मर जाते हैं उसके बाद में इनका जो कवच है वो समुद्र की सतह पर चला जाता है। तो इस तरह से हजारों लाखों सालों के बाद में महासागरीय पंख, यानी नीचे आधार पर क्या बन जाता है? महासागरीय पंख बनता है इनके स्केलेटन से, ऊपर जो कवच है उससे। तो क्या हमने लिखा? ओशियनिऊज, महासागरीय पंख बन गया। और कई हजारों लाखों सालों के बाद में धीरे धीरे ये जो स्केलेटन जमा होता जा रहा है, इससे बन जाती हैं चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बन जाती है इससे? चट्टानें समुद्र के बेस पर। इन सेडिमेंट्री रॉक्स को काम में लिया जाता है, किस चीज के? भवन निर्माण के काम में, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूप में इनको काम में लिया जाता है। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा यहाँ आप आ जाएं। जैसे यहाँ है एब्रेसिव चौक। एब्रेसिव चौक यानी कि अपघर्षण चौक, जो किसी मेटल वगैरह को चमकाना होता है तो उसके लिए अपघर्षण चौक काम में आता है। तो ये जो अपघर्षण
एब्रेसिव चौक है, ये किसके स्केलेटन से बना है? ये रेडियोलेरिया, ये रेडियोलेरिया लिखा हुआ है। रेडियोलेरिया का जो कंकाल है उस कंकाल से बनता है क्या? एब्रेसिव चौक यानी अपघर्षण चौक। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है रेडियोलेरिया स्केलेटन। तो रेडियोलेरिया का जो स्केलेटन है उससे, उसके जमने से जो चौक बनता है उसको काम में लेते हैं अपघर्षण के लिए, एब्रेसिव चौक। फिर है स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी भवन निर्माण के लिए जो चट्टान काम में ली जा रही है, चूना पत्थर काम में लिया जा रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है सेडिमेंट्री रॉक से। जैसे इसके हम फिर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड एंड डॉवर। इंग्लैंड और डॉवर में रॉक ऑफ वाइट स्टोन यानी सफेद चूने के पत्थर पाए जाते हैं, और इन सफेद चूने के पत्थर को ये भवन निर्माण में काम में लेते हैं। इंग्लैंड और डॉवर में रॉक ऑफ वाइट स्टोन जिसे भवन निर्माण में काम में लिया जाता है। इसी तरह से पेरिस, काहिरा और नॉर्थ अमेरिका, पेरिस, काहिरा और उत्तरी अमेरिका में चूने के पत्थर की क्यारियां होती हैं, और ये चूने के पत्थर किससे बना है? ये फोरामेनिफेरिडा, रेडियोलेरिया, हेलिजोआ, इस प्रकार के जो स्केलेटन वाले प्रोटोजोआ है, इन स्केलेटन वाले प्रोटोजोआ के स्केलेटन के जमा होने से बना है। ये क्यारियां बनी है पेरिस, काहिरा और नॉर्थ अमेरिका में चूने के पत्थर की क्यारियां बनी है इन प्रोटोजोआ के स्केलेटन से ही। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल है पिरामिड्स ऑफ मिस्र। मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स है, महान पिरामिड्स जो मिस्र में बने हुए हैं, वो भी खास तौर से न्यूम्यूटियस प्रोटोजोआ, इसके ऊपर भी कवच होता है, तो इसके कवच से जो चूना पत्थर बना है, न्यूम्यूटियस प्रोटोजोआ के कवच से जो चूना पत्थर बना है, उस चूना पत्थर को काम में लेकर के मिस्र के पिरामिड्स जो हैं ये इससे बने हैं। तो मिस्र के जो भव्य पिरामिड्स हैं वो भी किससे बने हैं? प्रोटोजोआ, न्यूम्यूटियस प्रोटोजोआ के कवच से जो चूने का निर्माण हुआ है उस चूने से बने हैं मिस्र के महान पिरामिड्स। तो ये इसका उदाहरण हमें लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस में और क्या है? साइट ऑफ पेट्रोलियम, समुद्र से हमें पेट्रोल मिलता है, तो ये जो इनके जो अवशेष हैं या कितनी मात्रा में इनका सेडिमेंट्री रॉक है ना, या कितनी मात्रा में ये प्रोटोजोआ वहां पर उपस्थित हैं, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है किस चीज का? पेट्रोलियम की साइट का, कि कौन सी ऐसी जगह है जहां ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम प्राप्त होगा। तो इसकी जानकारी भी इनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, फिर हम लेते हैं इसका लास्ट बेनिफिशियल में इन स्टडीज। हम जो अध्ययन में प्रोटोजोआ ले रहे हैं तो इससे क्या लाभ होगा? प्रोटोजोआ हमने वापस आते हैं कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव। इस एक कोशिकीय जीव में सभी जैविक गतिविधियां हो रही हैं जो बहुकोशिकीय जीव में होती हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इसमें सभी गतिविधियां हो रही हैं इसमें। तो सभी जैविक गतिविधियां इस एक कोशिकीय जीव द्वारा संपन्न हो रही हैं प्रोटोजोआ में। ये यूनिसेलुलर है, कम जगह घेरेगा, तो इसे लैब में जो है ला करके और इस पर काफी सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो उसके आधार पर कम समय में इसकी कई जनरेशंस मिल सकती हैं, कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं, और उसके आधार पर आनुवंशिकी यानी जीन्स के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, और उसमें जो है विभिन्नताओं का अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्टडीज में भी हेल्पफुल है। तो यहाँ जो बोर्ड पर मैंने लिखा है उसमें स्पेशली मैंने केवल पॉइंट मेंशन किए हैं और उन पॉइंट के साथ में एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आप अगर ये याद रखोगे तो वो डिस्क्रिप्शन आप स्वतः ही कर सकते हो। अब मैंने जैसे बताया था छोटे प्रश्न भी इसमें से कई आते हैं, तो बेनिफिशियल वाले में से अगर हम प्रश्न लें तो हो सकता है हमें केवल इतना मत पूछ लें, नेम सम
सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, कुछ सिम्बायोटिक सहजीवी प्रोटोजोआ के नाम बताओ। तो हम इसमें ये नाम कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा किसके साथ सहजीवन यापन करते हैं? टर्माइट, वुडरॉट, टेरिडो के साथ में। या मान लो हमसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ के नाम बताओ जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का कवच होता है। तो हम एग्जाम्पल इसमें क्या है? फोरामिनिफेरिडा, रेडियोलेरिया, हेलिजोआ, ठीक है। तो इनसे क्या बन रहा है? सेडिमेंट्री रॉक। फिर हमें ये यहाँ जो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि चूने के पत्थर की कैरियां या चूने का पत्थर जो है ये इंग्लैंड और डोवर में, पेरिस, काहिरा और नॉर्थ अमेरिका में, और मिस्र के पिरामिड कौन से प्रकार के प्रोटोजोआ इसमें सहयोग कर रहे हैं? तो इसमें क्या आएगा? न्यूमोटियस प्रोटोजोआ के स्केलेटन के जमा होने से जो चूना पत्थर बना है, उस चूना पत्थर से मिस्र के पिरामिड्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से हमें मान लो पूछ लें कि इसका फूड चेन में क्या रोल है, फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में क्या रोल है, तो हम ये सिंपल खाद्य श्रृंखला बनाकर बता सकते हैं। या हमसे पूछ लें कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ के नाम बताओ जो ऑटोट्रॉप्स है या जो है प्रोड्यूसर्स हैं, तो हम इसमें डाईएटम डायनोफ्लैजिलेटा के साथ में यूग्लिना और वॉल्वॉक्स को भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें केवल बेनिफिशियल प्रोटोजोआ पूछा जाए तो हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर हमें टोटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो हम बेनिफिशियल के साथ साथ में हार्मफुल प्रोटोजोआ भी करेंगे। तो ये तो हो गया बेनिफिशियल प्रोटोजोआ का। अब हम आगे डिस्क्राइब करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ। बेनिफिशियल प्रोटोजोआ हमने कर लिए, अब हम लेते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सॉइल प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ जो मिट्टी में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं, वो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद ही उस मृदा में जो पौधे उगे हुए हैं वो उस नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन उसको डायरेक्ट उस रूप में पेड़ पौधे उपयोग में नहीं ले सकते, तो उसको उपयोग में लेने के लिए पहले उसका क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो कई तरीके हैं उनमें से एक तरीका है मृदा के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इनका भक्षण किया जाता है कुछ प्रोटोजोआ जो मिट्टी में उपस्थित है उनके द्वारा। अब ये मिट्टी के जो प्रोटोजोआ हैं ये नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया का भक्षण कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए उतनी मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में जो है कमी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है नाइट्रोजन का लेवल डाउन होगा मिट्टी में। लेवल डाउन होने के कारण उस भूमि में जो पेड़ पौधे उगाए गए हैं उनको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, और नाइट्रोजन नहीं मिलने के कारण उन पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, और ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी यानी उनका जितना प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था, जितनी उत्पादकता उनसे मिलनी चाहिए थी वो उत्पादकता हमें नहीं मिलेगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है? प्लांट का डेवलपमेंट, एरो नीचे, मतलब प्लांट का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा जिससे उत्पादकता में कमी आएगी। तो इस तरह से जो मृदा में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं उनमें से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट की कमी आ जाएगी, जिससे उस मिट्टी में उन पौधों को डेवलप अगर हम कर रहे हैं तो उन पौधों की वृद्धि अच्छी तरह से नहीं होगी और उनका उत्पादन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, वाटर पॉल्यूशन। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो पानी को दूषित करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल सहित लेंगे, जैसे यूरोग्लिनोप्सिस।
यूरोग्लिनोप्सिस। ये जो मैंने अंडरलाइन करा है इसका भी अपना महत्व है, इसे आप स्पेलिंग याद रख सकते हो। यूरो एक बार उच्चारण करो, फिर ग्लिनोप्सिस। तो यूरोग्लिनोप्सिस जो प्रोटोजोआ है ये अपने आप में एरोमेटिक और ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, यानी तेलीय पदार्थ सिक्रीट करते हैं जो एरोमेटिक प्रकार का उसका नेचर है। अब उस तेलीय पदार्थ के कारण पानी क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, और पानी चिकना और बदबूदार हो जाता है, जिस कारण से उस जल में जो जंतु हैं, बाकी जो जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है, और पानी प्रदूषित हो जाता है, बदबूदार हो जाएगा और तेलीय हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, यूरोग्लिनोप्सिस जो क्या सिक्रीट करते हैं, एरोमेटिक ऑयली सिक्रीशन, यानी एरोमेटिक तेलीय पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे पानी जो है वो दूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है, और उसके अंदर उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं या जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी हानिकारक है। इसी में फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बायोल्यूमिनेसेंट्स, यानी कुछ प्रोटोजोआ जो बायोल्यूमिनेसेंट्स यानी जैव संदिग्ध प्रकार के होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लें, जैसे नॉटिल्यूका, ये भी मैंने देखो अंडरलाइन करी, उसके हिसाब से आप इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हो। नॉटिल्यूका, जिम्नोइडिनियम, जिम्नोइडिनियम, और कौन सा है, गोनिओलेक्स। वापस देख ले हम, नॉटिल्यूका, जिम्नोइडियम और गोनिओलेक्स जो प्रोटोजोआ हैं, जो किस प्रकार के हैं, बायोल्यूमिनेसेंट नेचर के हैं। अगर इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है पानी में, तो ये इनफाइनाइट का निशान है, अत्यधिक संख्या में हो जाते हैं तो पानी का कलर रेड हो जाता है, रेड वाटर। तो पानी किस कलर का हो जाएगा, रेड। यानी अगर ये अत्यधिक मात्रा में पनप जाते हैं पानी में तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और पानी की पारदर्शिता खत्म हो जाती है और पानी बदबूदार हो जाता है। और अगेन क्या होगा, उस पानी में उपस्थित अन्य पेड़ पौधे जो हैं और अन्य जो एनिमल्स हैं वो उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया वाटर पॉल्यूशन, पानी को दूषित करने वाले कुछ प्रोटोजोआ। कौन से एग्जांपल है, यूरोग्लिनोप्सिस एक जो एरोमेटिक और ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करता है, दूसरा कुछ बायोल्यूमिनेसेंट है जिसका एग्जांपल क्या है, नॉटिल्यूका, जिम्नोइडियम और गोनिओलेक्स। अगर ये मात्रा में बहुत अधिक हो जाते हैं तो वहां का पानी क्या हो जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो बदबूदार हो जाता है और दूसरे जीव जंतुओं के लिए वहां सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। फिर हम लेते हैं पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जिनसे रोग होता है, रोग जनित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से छोटे छोटे प्रश्नों में भी इसमें से पूछे जाते हैं। पैथोजेनिक प्रोटोजोआ को याद रखने के लिए काफी सारे एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं, पर हमने यहाँ 6 इसमें से मैंने डिस्क्राइब किए हैं। कैसे याद रखना है उसको, मास्क पीजी, यानी प्लीज मास्क पहनो, ठीक है। अब हम इसको एक एक अल्फाबेट जो है इससे हम रोग और किससे फिर वो कौन से प्रकार के प्रोटोजोआ से हो रहा है वो हम याद रख लेंगे। एम किससे हम ले सकते हैं, एम फॉर मलेरिया, यानी मलेरिया जो रोग है वो किससे हो रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। किससे हो रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो रहा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के कौन से भाग को इन्फेक्ट करता है, हमारी लाल रुधिर कणिकाओं को और यकृत कोशिकाओं को, आरबीसी एंड लीवर सेल्स को डैमेज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण हमें क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। प्लाज्मोडियम हमारे रेड ब्लड सेल्स को और लीवर सेल्स को डैमेज करता है। इसका वाहक कौन है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, ठीक है। तो अगर हम वाहक को मार देते हैं तो अपने आप ही मलेरिया का नियंत्रण होगा। फिर हम लेते हैं ए फॉर अमीबॉइक डिसेंट्री। अमीबॉइक डिसेंट्री ए से बनता है अमीबॉइक डिसेंट्री और ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। अब डिसेंट्री है, इसका मतलब इसका संबंध किससे है, हमारी आहार नाल से है। और ये एंटर कैसे करता है, यदि हम संदूषित जल लेते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं जिसके अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका होगा तो उससे अमीबॉइक डिसेंट्री होगी। थर्ड हम लेते हैं एस फॉर है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम है
अफ्रीकी निद्रा रोग, यानी इसमें क्या है, अफ्रीकी निद्रा रोग रखने का भी क्या कारण है नाम इसका, इसका जो वाहक है, पहले तो हमने ये कौन से प्रोटोजोआ से हो रहा है, ये हो रहा है ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनेस। किससे हो रहा है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनेस, ठीक है। और इसका वाहक कौन है, सेट्सी फ्लाई, उच्चारण इसका सेट्सी फ्लाई है, इंग्लिश में लिखा जाता है टीएससी फ्लाई। ये सेट्सी फ्लाई अफ्रीका में जहां पर नमी होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर ये सेट्सी फ्लाई ज्यादा मात्रा में होती है। तो जहां वाहक होगा वहीं ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनेस को एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाने का कार्य कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ये हमारे शरीर में ब्लड को, लिम्फ ग्लैंड्स को, लसिका ग्रंथियों को और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रभावित करता है, यानी वहां एंटर हो जाएगा ये। और इसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटर होने से या ब्लड में एंटर होने से या लिम्फ ग्लैंड में एंटर होने से क्या होगा, हमारा अपनी नींद के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। हमारा अफ्रीकी निद्रा रोग, यानी चाहकर भी व्यक्ति अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, एक मूर्छित अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब हम वापस इसका नाम कैसे याद रखें, TRY, ट्राई मतलब कोशिश करो, कोशिश करोगे फिर भी नींद आ रही है, सोमा की जगह हम सोना, गैम्बिनेस है ना, गैम्बिनेस, तो ये गेम से याद रहे, ये क्या खेल है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि नींद ना आए फिर भी हमें नींद आ रही है, कितनी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ना सोएं, फिर भी एक ऐसा गेम है कि नींद आए जा रही है। तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनेस प्रोटोजोआ का नाम है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकी निद्रा रोग हो रहा है, जिसका वाहक कौन है, सेट्सी फ्लाई, जो हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, या ब्लड में या लिम्फ ग्लैंड्स में, ठीक है। फिर हम लेते हैं के आता है फॉर काला अजर। काला अजर जो रोग है ये होता है लिश्मानिया डोनोवेनाई नामक प्रोटोजोआ से, लिश्मानिया डोनोवेनाई नामक प्रोटोजोआ से, और इसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। और ये जो है ये लिश्मानिया डोनोवेनाई हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ये हमारे लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और लिम्फ नोड्स को, यानी हमारा यकृत, प्लीहा, बोन मैरो और हमारी लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है लिश्मानिया डोनोवेनाई, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, काला अजर रोग। और इसका वाहक कौन है, लिश्मानिया डोनोवेनाई का सैंड फ्लाई। अब हम आते हैं पी से आता है पायरिया। पायरिया जो रोग है ये हमारे गम्स को यानी मसूड़ों को प्रभावित करता है। हमारे जो मसूड़े हैं उसमें एक अजीब सा ढीलापन हो जाता है, दर्द होता है और मुंह में से लगातार बदबू आती है। और ये किसके कारण होता है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, एंटामीबा जिंजीवैलिस, एंटामीबा जिंजीवैलिस को हम याद रख सकते हैं। जिंजर क्या होती है, अदरक। कि मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, मुंह में जीभ से स्मेल आ रही है, तो छोटी सी अदरक ले ले तो मुंह की स्मेल थोड़ी देर के लिए नियंत्रित रहेगी, ठीक है। तो हम जिंजर से याद रख सकते हैं जिंजीवैलिस। एंटामीबा जिंजीवैलिस से रोग कौन सा हो रहा है, पायरिया। पायरिया किसको प्रभावित, पायरिया में क्या प्रभावित हो रहा है, हमारे गम्स प्रभावित हो रहे हैं, मुंह में बदबू आ रही है, जो मसूड़े हैं वो ढीले पड़ रहे हैं और उनमें एक अजीब सा दर्द जो है वो महसूस होता है। एंटामीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ का नाम है जिससे हो रहा है पायरिया, ठीक है। फिर हम लेते हैं जी से आता है जियार्डिएसिस। जियार्डिएसिस जो है ये हो रहा है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस में इंटेस्टाइनलिस अपने आप में बता रहा है कि ये प्रोटोजोआ हमारे इंटेस्टाइन का अंतःपरजीवी है, आहार नाल का अंतःपरजीवी है, आंत्र का अंतःपरजीवी है। जियार्डिया जो है इसका कॉमन नेम है आंत्र का ऋषि, आंत्र का ऋषि। तो ऋषि मुनियों को हम आदर देते हैं तो जी लगाते हैं, है ना। तो हम जी याद रखें, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। सबसे
जो अंतःपरजीवी हैं आंत्र के, उनमें सबसे पहला खोजा गया जो प्रोटोजोआ है अंतःपरजीवी के रूप में, वो था जियार्डिया। इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या रखा गया, आंत्र का मुनि। ठीक है, तो ये है जियार्डियसिस, जो हमारी आहार नाल में अंतःपरजीवी के रूप में है जियार्डिया। तो इससे क्या लगेगा, डिसेंट्री होगी, पेट में दर्द होना, मरोड़े आना, जी मिचलाना, डिसेंट्री होना। ठीक है, तो ये है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से हो रहा है जियार्डियसिस। इस तरह से हम ये जो शब्द है मास्क प्लीज, यानी प्लीज मास्क लगाएं अगर अपने आप को सेफ रखना है तो उसके लिए प्रत्येक अल्फाबेट से ये 4 और 5 6 तो 6 डिजीजेस हमने याद कर ली जो प्रोटोजोआ से हो रही हैं, और उन प्रोटोजोआ के नाम जिनसे ये हो रही हैं, और ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर के कौन से भाग को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसके सिम्टम क्या है, और अगर कोई वाहक है तो जैसे इसका वाहक कौन सा है, मलेरिया में प्लाज्मोडियम का वाहक फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन जो है अनिद्रा रोग जो है, इसका वाहक कौन है, सेट्सी फ्लाई। काला अजहर का वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। हम कहें लिश्मानिया डोलोवेनाई का वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस का वाहक कौन है, सेट्सी फ्लाई। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक कौन है, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ये किससे हो रहा है, दूषित जल और पानी ग्रहण करने से। जियार्डियसिस किससे होगा, दूषित जल ग्रहण करने से। ठीक है, और पायरिया एंटामीबा जिंजिवालिस, तो ये भी दूषित जल और भोजन ग्रहण करने से होगा। तो इस तरह से हम काफी सारे पैथोजेनिक प्रोटोजोआ हैं, लेकिन हम इनमें से 6 ये यहाँ याद रख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह से ये कवर होता है हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो हार्मफुल प्रोटोजोआ अगर पूरा आता है कि हार्मफुल प्रोटोजोआ के नाम बताओ, तो हम सॉइल प्रोटोजोआ का भी बताएंगे, वाटर पोल्यूशन वाले प्रोटोजोआ का भी नाम बताएंगे जिनसे हो रहा है, और पैथोजेनिक प्रोटोजोआ का भी बताएंगे। केवल आता है पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, तो हम कम से कम इतने नाम तो उसमें लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, जिसमें हम इसको बेनिफिशियल प्रोटोजोआ के बारे में भी बताएंगे और हार्मफुल प्रोटोजोआ के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल समेत इस पॉइंट को याद रखोगे तो ये आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग होगा। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। That's all about the topic. Thank you.